Good morning students, I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shiv Jyoti Educational Group. Today we will take chapter number 13, Nuclei of Physics. So student, in this chapter first of all we will go through the introduction. इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि हमने पुराने चैप्टर में क्या देखा था. ओके हालांकि न्यूक्लियस के बारे में हमें पूरा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, बट पुराने चैप्टर में हमने एटम के बारे में देखा था और एटम के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था. यहाँ पे किस तरीके से एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो हमने एटम का स्ट्रक्चर तो देखा था, बट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया था. तो इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमें ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के थ्रू मालूम है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज एटम के कंपेयर में बहुत 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 कम होता है. ओके ये कह सकते हो आप कि एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस का साइज 10⁴ टाइम्स कम होता है. इतना छोटा साइज होता है. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था. तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. सो कम टू द टॉपिक. द टॉपिक इज atomic masses and composition of nucleus. Atomic masses and composition of nucleus. Now सबसे पहले हम एटॉमिक मास की बात करते हैं. तो एटम के मास को निकालने के लिए हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया, फिर एक टेक्निक यूज़ की थी. हमने क्या किया कि कार्बन एटम लिया. कार्बन एटम कौन सा? C12 वाला. ओके और उस कार्बन एटम के मास को कैलकुलेट किया. एक कार्बन एटम लिया और उस कार्बन एटम के मास को कैलकुलेट किया और ये जो वैल्यू आई थी इट वॉज 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg. ओके ये किसका मास है बच्चों? आपको C12 के एक एटम का. इसका मास इतना आया. फिर हमने क्या किया कि इस कार्बन एटम के मास को, जो आपकी ये वैल्यू आई है, इस मास को हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर 1 मास को कंसीडर किया. तो जब हमने इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड द मास ऑफ दिस कार्बन एटम इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई बच्चों आपके पास 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg. अच्छा ये सारी वैल्यूज आपको पेज नंबर 438 और 439 पे मिल जाएगी. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 438 एंड 439. तो ये वाली वैल्यू आ गई. अब ये जो वैल्यू आई इस वैल्यू को कहा हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट. यानी एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक डिफरेंट यूनिट यूज की है. केजी वगैरह यूज नहीं किया, हमने एक डिफरेंट यूनिट यूज की हमारे इजीनेस के लिए और वो यूनिट होगी आपकी 1 एटॉमिक मास यूनिट. इसको कई बार AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार सिंपली हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो U वाला जो है वो ज़्यादा फैमिलियर है, तो आप U वाले टर्म को या फिर U वाली यूनिट को ज़्यादा यूज करना. इट मीन्स द 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 U इक्वल टू 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. चलो ठीक है, यहाँ तक इतनी लॉन्ग वैल्यू याद नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है, बट आप इतना तो याद रखना 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg. यहाँ तक तो लर्न करना आप. ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन पार्टिकल हुज साइज इज कंसीडर्ड एज अ एटॉमिक साइज. यानी एटॉमिक साइज की कैलकुलेशन के लिए या फिर उसके मास को कैलकुलेट करने के लिए जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं वो यूनिट हो जाएगी 1U, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट एंड दिस इज इक्वल टू 1.6605. दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इंटू 10⁻⁻27 kg. सो हमने यहाँ पे देखा कि जो एटॉमिक मास आ रहा है आपका जिसकी वैल्यू 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg है, दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन एटम के मास का इंटीग्रल मल्टीपल है. ओके तो हमने ये कह लिया कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम है, जैसे हमने कार्बन के एटम से एक यूनिट निकाली दैट इज 1U, अब इसका जो मास आया ये हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग इक्वल है।
So student, we have seen that what is the mass of 1/12 of one carbon atom. Okay, ये वैल्यू हमें लर्न कर लेनी है ना। अगर कहा जाए कि हम मास, ये सब चीज़ें मास कैलकुलेट किससे कर रहे हैं या फिर किससे मेजर कर रहे हैं, तो एक डिवाइस होती है दैट इज नॉन एज ए स्पेक्ट्रोमीटर, उससे हम ये मास मेजर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें किसी और एटम की, फॉर एग्जांपल अब हम क्लोरीन की बात करते हैं, ओके और हमने ये भी देख लिया कि बाकी एटम का मास निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम उनके मास को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इफ द 1/12 ऑफ द कार्बन एटम मास इज डिनोटेड बाय 1u, देन हम क्या कर रहे हैं, बाकी के एटॉमिक नंबर अगर हमें मालूम है तो उस एटॉमिक नंबर का या फिर जो भी आपके पास नंबर है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ले रहे हैं। एक वर्ड आएगा इंटीग्रल मल्टीपल, बट फिर भी कुछ ऐसे एटम हैं जिसमें आपके पास जो मास आएगा वो आपके पास डेसिमल्स में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लिया जाए, हम क्लोरीन की बात करते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम इज इक्वल्स टू 35.46 atomic mass unit. This is the atomic mass of chlorine atom. अब इसका एटॉमिक मास 35.46 यूनिट आ रहा है। अच्छा, दिस इज द एक्सेप्शनल वन। अब ये आया कैसे, हम चेक करते हैं क्लोरीन हमारे पास, हमारे इस नेचर में किस किस स्टेट में अवेलेबल होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल है। फर्स्ट, जिसका एटॉमिक मास, एक टाइप क्लोरीन अवेलेबल जिसका एटॉमिक मास आपका 34.98 एटॉमिक मास यूनिट होगा, और जो दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप जो हमारे पास अवेलेबल है उसका एटॉमिक मास होगा 36.98 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब एक टर्म आई है यहाँ पे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या है? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो वेरी करेगा बट उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ये दोनों चीजें एप्लीकेबल है। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट हुज एटॉमिक मास आर डिफरेंट बट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, और आप ये भी बोल सकते हैं आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट हुज एटॉमिक मास और यू कैन से द मास आर डिफरेंट बट हैविंग द सेम नेचर, उनका नेचर अप्रॉक्सीमेट सेम होगा। ओके, दोज आर द आइसोटोप्स। तो हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल है जिसका एटॉमिक मास 34.98 एटॉमिक मास यूनिट है, सेकंड वन 36.98 U। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन दो फॉर्म में अवेलेबल है, तो हम किसके एटॉमिक मास को कंसीडर करें? हम 34.98 वाले को लें कि 36.98 वाले को लें? अच्छा, दिस इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 35 एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 37U। ओके, अगर हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करें तो ये वाली वैल्यू 35U के इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू 37U के इक्वल होगी। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन से एटॉमिक मास हो, क्लोरीन का कौन सा एटॉमिक मास हम अपनी तरफ से कंसीडर करें कि वो सही है, ये वाला या ये वाला? तो हम इसके लिए इनके एटॉमिक मास को फाइनलाइज करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि नेचर में कौन सा मास या फिर कौन सा एटॉमिक या फिर क्लोरीन की कौन सी स्टेट हमारे पास नेचर में मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल है या फिर किस परसेंटेज में अवेलेबल है। ये क्लोरीन हमारे पास नेचर में किस परसेंटेज में अवेलेबल है, हम पहले वो फाइंड आउट करेंगे और उसको फाइंड आउट करने के बाद परसेंटेज रेशो की कैलकुलेशन करके हम इसके एटॉमिक मास को फाइनलाइज करेंगे। तो अगर हम कहें कि अगर 34.98 वाले की बात करें और उसके बाद 36.98 वाले की बात करें, तो 34.98 वाला जो क्लोरीन एटम है जिसका मास 34.98 U है, ये हमारे पास नेचर में 75.4% अवेलेबल होता है। और जितने भी क्लोरीन पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें 75.4% क्लोरीन आपका इस मास का होगा। सेकंड जो बचा हुआ है दैट इज 24.6% क्लोरीन इस मास का होगा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है एटॉमिक मास यूनिट की, ओके, या फिर हमारे पास जो ये एटॉमिक मास इस क्लोरीन का आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी है। सो हमें ये वाला डाटा भी कंसीडर करना है, ये वाला डाटा भी कंसीडर करना है, ये डाटा भी कंसीडर करना है और ये वाला भी करना है। अच्छा स्टूडेंट, सपोज करो दोनों अमाउंट जो है या फिर क्लोरीन के जो दोनों पार्ट हैं आपके पास, अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में होते, सपोज करो ये भी 50% अवेलेबल है नेचर में, ये भी 50% अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी इफ सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो हम क्या करते हैं बच्चों, a + b डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही कर लेते हैं। बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल अमाउंट में अवेलेबल नहीं है तो हम दोनों का मीन फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 100। फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी इसके मास को यानी क्लोरीन के मास को डिनोट करेगी। सो यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से हो जाएगी बच्चों, देखो ध्यान से,
सबसे पहले हम क्या करेंगे 75.4 इंटू किसका पार्ट है 75.4 दैट इज 34.98 प्लस उसके बाद क्या करेंगे बच्चों 24.6 ये वाला परसेंटेज वाला पार्ट इंटू 36.98 इसका मास डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो वैल्यू आएगी बच्चों इस वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 35.47 U। तो अब समझ में आया कि यहाँ पे क्लोरीन के मास को हम 35.47 क्यों ले रहे हैं। ओके हमने यहाँ पे क्या किया परसेंटेज के बेसिस पे इसका एवरेज फाइंड आउट किया और उसके मास को हमने कंसीडर कर लिया, यानी हमने यहाँ पे एक टर्म देखी दैट इज अबाउट द आइसोटॉप्स। तो आप लोग आइसोटॉप से तो फैमिलियर हो गए ना। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की भी इस तरीके से हमारे पास 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल है। ओके तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के मैं मास लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा एक चीज आप समझ लेना, अगर कोई भी एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ और उसके डिफरेंट मासेस मेरे पास आ रहे हैं तो समझ लेना कि मैं उसके आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के 4 डिफरेंट मासेस शो किए तो समझ लेना दीज 4 आर द आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। ओके क्लोरीन के हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट मासेस कंसीडर किए, इट मींस दीज आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ द क्लोरीन। क्लियर। सो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में आपके पास 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं जिनके एटॉमिक मास हैं आपके पास 1.0078 U, ये फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ये सेकंड वाले का है बच्चों 2.0141 U और थर्ड वाले का एटॉमिक मास है 3.0160 U। ओके अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे नेचर में हाइड्रोजन अवेलेबल है ये फर्स्ट वाला है। आप इसकी परसेंटेज देख सकते हैं इट इज अबाउट 99.985%। जितना भी हाइड्रोजन पार्ट हमारे पास अवेलेबल है उसका 99.985% जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट वाले आइसोटॉप को शो करता है, नहीं जिसका एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 1.0078 U। अच्छा हम चलो मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करते हैं। ओके थ्रू बाय द यूजिंग द सेम डिवाइस। अगर हमने मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट किया सो हमने मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू निकाली है उस मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आई थी आपकी बच्चों दैट इज 1.00727। अच्छा ये मत सोचना कि सर आप हाइड्रोजन के बारे में बता रहे थे आप सडनली मास ऑफ प्रोटॉन के पास चले गए। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है हाइड्रोजन से रिलेटेड, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। सो द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। ओके 727 दैट इज इक्वल्स टू 1.67262 इंटू 10 to the power -27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन हमने कैलकुलेट किया और वो ये वैल्यू आ रही है। और अगर हमने मैथमेटिकली भी देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन निकालते टाइम अगर हमने देखा कि जो हाइड्रोजन का मास था, हाइड्रोजन का मास कितना था बच्चों 1.0078। इस हाइड्रोजन के मास में दिस इज इन द U, या फिर इसको हमें अगर किस में कन्वर्ट करना है आपको केजी में तो 1.66053 जो भी वैल्यू थी इंटू 10 to the power -27 kg उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हाइड्रोजन का मास था जो कि 1.700783 U था और जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास दैट इज इक्वल्स टू 0.00055 U। अच्छा बच्चों ये वैल्यू आप याद कर लेना। एक्चुअली हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मालूम है दैट इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg होती है, बट यहाँ पे हमारे को कैलकुलेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ U या फिर U यूनिट में। तो आप ये वैल्यू भी याद रख लेना व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन U दैट इज 0.00055 U। तो हमने ऑब्जर्व किया कि आपके पास जो मास ऑफ प्रोटॉन आया ओके ये मास ऑफ प्रोटॉन जो आया आपके पास दैट इज योर अबाउट द हाइड्रोजन। ओके ये हाइड्रोजन का था। तो मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू आई है वो मास ऑफ प्रोटॉन आपने कैसे निकाला, एक तो स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट कर लिया और मैथमेटिकली देखा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके आपने हाइड्रोजन का मास लिया ओके दैट वाज 1.0078 माइनस 0.00055। जब आपने इसको सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किसको डिनोट कर रही थी यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की।
इट मीन्स हाइड्रोजन एटम की बात की जाए, वो भी फर्स्ट वाले आइसोटॉप की, तो इसका मास हमारे को मालूम है, हमारे को एक प्रोटॉन का भी मास है मालूम है, हमारे को एक इलेक्ट्रॉन का भी मास मालूम है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैं फर्स्ट वाला आइसोटॉप की बात कर रहा हूँ, दिस वन। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी समझ में आ गई। हमारे पास ये वाला मास अवेलेबल था, इस वाले मास को हमने इस तरीके से समराइज किया, ये मास अवेलेबल है ना बच्चों, तो ये वाला मास आपने यहाँ पे यूज किया। क्लियर, और इस वाले मास में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर रहा हूँ तो मुझे प्रोटॉन का मास मिल रहा है। समझ में आ रही है चीजें? यानी हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप अवेलेबल है, जो कि 99.9% के अबाउट अबेंडेंस रखता है हमारे नेचर में, उसके पास ओनली एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें मालूम पड़ गया। नाउ द सेकंड थिंग, अगर हम हाइड्रोजन के बाकी आइसोटॉप्स की बात करें, यहाँ पे देखो मास लगभग डबल हो रहा है। यहाँ पे एटॉमिक मास जो था 1U था, इसका 2 है, यहाँ पे 3 है, लगभग डबल हो रहा है। और हमें यह भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है, ये भी बहुत ही कम होता है। तो अब क्या करें, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? प्रोटॉन तो 1 है, ये तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 क्यों है? क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन के होंगे उतने ही चार्ज पार्टिकल आपके पास प्रोटॉन के या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेंगे, ताकि वो दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल कर सके। तो प्रोटॉन तो इसके पास 1 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 है, यहां तो समझ में आ गया। बट इसके पास क्या है? इसके पास क्या 2 प्रोटॉन होंगे, लेकिन चार्ज पार्टिकल तो एक ही होगा। इसके पास क्या होगा? 3 प्रोटॉन, अगेन द सेम कंफ्यूजन कि चार्ज पार्टिकल तो एक ही होगा। तो यहां पे बच्चों कुछ और भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ओके, और उस एक्स्ट्रा को हमें यहां पे डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट, हमने ये देख लिया कि आपके पास जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, उन हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, बट इसके अलावा जो दूसरे और तीसरे आइसोटॉप्स थे उसमें कुछ और भी ऐसा है जिसके पास मास की बात की जाए तो मास तो प्रोटॉन के इक्वल है, बट चार्ज नहीं है उसके पास। तो हमने यहाँ पे एक नए टर्म या फिर नए पार्टिकल के बारे में खोज की, उस पार्टिकल को हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चों न्यूट्रॉन। तो आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के NEU को देखा जाए, इट मीन्स द न्यूट्रल, यानी ऐसा पार्टिकल या एटम का वो पार्ट जो कि आपका न्यूट्रल है। ओके, ये टॉपिक आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 440 पे। ओके, और एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी उनका नाम देख लेना बच्चों, दैट इज द जेम्स चैडविक। ओके, चैडविक बोलो या कैडविक बोलो, ओके, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इस न्यूट्रॉन के बारे में खोज किया था। सो हमने अगर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में बात करें तो हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला आइसोटॉप था, अगर उसके मास को मैं ओनली 1U कंसीडर करूं, तो जो सेकंड आइसोटॉप था उसका मास अप्रॉक्सीमेट 2U है, थर्ड वाला जो आइसोटॉप है उसका मास अप्रॉक्सीमेट 3U है। ओके, तो ये तो माइंड में एक चीज क्लिक होगी कि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी ऐसे पार्टिकल या सब पार्ट अवेलेबल है एटम के पास जिसके पास अपना खुद का कोई ना कोई तो मास है, और वो मास अप्रॉक्सीमेट प्रोटॉन के मास के इक्वल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मास एग्जैक्टली प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा, बट वो मास अप्रॉक्सीमेट प्रोटॉन के मास के इक्वल है, बट उसके पास कोई चार्ज नहीं है। ये तो थ्योरेटिकली हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट किया गया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स कैडविक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग या फिर अल्फा का रेडिएशन जो होता है उसको बेरिलियम के ऊपर, जैसे इस तरीके से था, उन्होंने रेडिएशंस लिए, कुछ रेडिएशंस कैसे फाइंड आउट किए? अल्फा से, और ये रेडिएशंस किसके ऊपर फॉल किए उन्होंने? आपके बेरिलियम के ऊपर। ओके, ये आपको मिल जाएगा यानी उन्होंने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फा रेडिएशंस को फॉल किया या फिर अल्फा को फॉल किया, अल्फा का बम्बार्डमेंट किया, और बम्बार्डमेंट करने के बाद वहां से जो रेडिएशंस एमिट हुई, ओके, बेरिलियम लिया, बेरिलियम के ऊपर उन्होंने अल्फा का बम्बार्डमेंट किया, जो वहां से जो रेडिएशंस एमिट हुई उस रेडिएशंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन एमिट हो रही होंगी तो नॉर्मल सी बात है, या तो प्रोटॉन एमिट हो रहे होंगे या फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे,
बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन रेडिएशन की प्रॉपर्टीज फोटोन की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही हैं, यानी रेडिएशंस तो एमिट हो रहे हैं बट ये रेडिएशन फोटोन के प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहे हैं और इनका बिहेवियर न्यूट्रल है, तो उन्होंने इस रेडिएशन को नाम दे दिया न्यूट्रल रेडिएशन। क्या नाम दिया बच्चों? न्यूट्रल रेडिएशन। ओके, और इस रेडिएशन के थ्रू या फिर न्यूट्रल रेडिएशन के थ्रू इनको ये मालूम पड़ गया कि यार इस हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा अवेलेबल है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से डिफरेंट है। ओके, और उन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया बच्चों? न्यूट्रॉन। तो आपको ये समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। अब जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं या फिर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, क्लियर, तो एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं कर रहे। ओके, बट एटॉमिक मास में आपको सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेना है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। ओके, सो जेड इज योर एटॉमिक नंबर। जेड क्या होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? मास नंबर, दैट इज योर मास नंबर, या फिर जो भी एटम आप कंसीडर, जो भी एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो उसके मास नंबर ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो व्हाट इज द मास नंबर? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? इट विल बी ए इक्वल टू जेड प्लस एन। जो आपका एटॉमिक मास होता है, फिर किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के एडिशन के इक्वल होता है। ओके, नाउ एक और चीज आती है आपके इसी चैप्टर में, कम टू द पेज नंबर 440, लास्ट वन। अगर हम गोल्ड की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? गोल्ड की, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है आपका AU। ओके, नाउ इट्स atomic number is 79 and atomic mass is 197. So अच्छा, ये नोटिफिकेशन इस तरीके से लिखते हम, हमारे पास कोई भी एलिमेंट आ गया ना तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में बॉटम में आप एटॉमिक नंबर लिखोगे, लेफ्ट साइड में टॉप में आप एटॉमिक मास लिखोगे। सो हम गोल्ड की बात करें और गोल्ड के आइसोटॉप्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मोर देन 30 आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं गोल्ड के, बट फिर भी गोल्ड जो होता है आपके पीरियोडिक टेबल में एक फिक्स जगह पे आता है। ऐसा नहीं कि 32 आइसोटॉप्स अवेलेबल है तो 32 पोजीशन गोल्ड की होगी, उसकी पोजीशन फिक्स है। पोजीशन फिक्स क्यों है? क्योंकि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ओके, वो केमिकल प्रॉपर्टी सारे ही आइसोटॉप्स की सेम है। ओके, वहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है सारे ही आइसोटॉप्स में, वो आपके पास क्या है? गोल्ड के सारे आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ओके, सो हमने यहाँ पे गोल्ड के बारे में देख लिया। सो स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो आपके पास कोई सा भी एलिमेंट है, सपोज यू आर टेकिंग x, ओके, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हो, ये वाली वैल्यू एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी और अपर वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? एटॉमिक मास को। सो स्टूडेंट, अगर हम वापस से हाइड्रोजन के पास चलते हैं तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप देखे, ओके, और उनके एटॉमिक मास आपके पास जो गिवन थे, इट वाज 1.00783U जो कि हाइड्रोजन का एटम है। ओके, फिर उसमें एक और था जिसका एटॉमिक मास था आपका 2.0141 एंड थर्ड वन इज 3.0160। ओके, तो फर्स्ट वाले को तो हम हाइड्रोजन बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल है। जो सेकेंड वाला होगा वो ट्रिटिनियम होगा और थर्ड वाला जो होगा जिसको हम ट्रिटिनियम बोलेंगे। जो ट्रिटिनियम है वो हमारे एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, हमें ये हमें लैब से मिलता है।
जो ट्रिटिनियम है वो हमें लैब से मिलेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड थिंग हमने अभी ये भी फाइंड आउट कर लिया कि जो भी आपके पास केमिकल है उसके भले ही बहुत सारे आइसोटॉप्स अवेलेबल है, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी बच्चों, अप्रॉक्सीमेट सेम रहेगी। सो ये तो हो गया आपके पास न्यूट्रॉन के बारे में। हमने न्यूट्रॉन को पढ़ते टाइम या फिर न्यूट्रॉन की स्टडी में हमने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज आइसोटॉप्स। Isotopes means those elements which is having the same atomic number but different atomic mass। बट कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिसके एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं 2 या 3 एलिमेंट्स में, बाकी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते क्या है? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स, ओके, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम या फिर यू कैन से द एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, बट एटॉमिक मास वो सेम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट हैविंग द सेम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, that is if I are taking the hydrogen and helium, okay, helium atomic number 2, atomic mass 3। हाइड्रोजन का मैं वो आइसोटोप ले रहा हूं जिसमें एटॉमिक नंबर, मतलब मैं ट्रिटिनियम की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 3। अब दोनों को देखो आप, बोथ हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इट मींस दिस इज द आइसोबार्स। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। ओके, so for the isotones the neutron number and are same but different atomic number। यानी आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन नंबर बच्चों ये सेम रहेगा, बट एटॉमिक नंबर ये बच्चों क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स की बात करें, मरकरी atomic number 80, atomic mass 198, and second one is gold whose atomic number is 79 and atomic mass is 197। आप दोनों को सेपरेट करोगे, it means 198 minus 80 gives the number of neutron for the mercury, and 197 minus 79 gives the number of neutron of gold। और ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोटोन्स।